तो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसे को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और सीधा मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी का होने जा रहा है। गाजियाबाद सीट जो बीजेपी की है, तो गाजियाबाद, इसके अलावा खैर ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के पास रही है, जहां से संजीव शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरह से आज बीजेपी के लिस्ट में 9 जो सीटें हैं उसको लेकर नाम तय हो चुके हैं। ये नामों में कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से नामों का ऐलान कर दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद से, जैसा हमने बताया, संजीव शर्मा को दिया गया है। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को दिया गया है। करहल से श्री अनुजेश यादव को दिया गया है। दीपक पटेल फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धर्मराज निषाद कटहरी से हैं और मझवान से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने 9 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रामवीर सिंह ठाकुर को कुंदरकी से टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा हैं। खैर से सुरेंद्र दिलेर हैं। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव हैं और साथ ही दीपक पटेल हैं फूलपुर से। कटेरी से धर्मराज निषाद हैं और मझवा से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने 9 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले अगर बात करते हैं हम अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने भी 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और 9 सीटों की अगर घोषणा जो की गई थी उसमें सभी जो सीटें हैं इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को इसमें नहीं दिया गया है कोई भी सीट। दरअसल कांग्रेस 2 सीटें मांग रही थी, 2 से ज्यादा सीटें मांगी गई थी, लेकिन यहां पर खैर और साथ ही गाजियाबाद की सीट ही देने के लिए तैयार थे अखिलेश यादव, जिसके बाद बात नहीं बन पाई और आखिरकार अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की ऐलान कर दी है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो उपचुनाव के लिए जो नाम दिए गए वो आपको हम बता रहे हैं। एक सीट और हमको बता दें, राजस्थान की एक सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वो है 84, जहां से कारीलाल नमोमा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी प्रत्याशी हैं और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और एक तरफ सीधा मुकाबला जो लगता है अब इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच में है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये पूरा मुकाबला होगा। अमित, देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कल रात में ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि सीट हमारे लिए मैटर नहीं करती, जीत हमारे लिए मैटर करती है। और उसी के लिहाज से उन्होंने कहा था कि जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो प्रत्याशी होंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वही इंडी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के 7 सीटों से की घोषणा की है, जिसमें कुंदुरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को दिया गया है। गाजियाबाद सिटी से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। करहल से बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। अमित, मैं बताना चाहूंगा कि अनुजेश यादव भी नेताजी का जो परिवार है उसी परिवार से आते हैं। धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं उनके ये बहनोई लगते हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, एक्टिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। और ये माना जा रहा था कि करहल में तेज प्रताप यादव को अगर कोई सबसे मजबूत टक्कर दे सकता है, चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकता है, तो वो अनुजेश है। इसीलिए करहल की जो टक्कर होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव होंगे जो कि नेताजी के परिवार से आते हैं और अनुजेश यादव सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई लगते हैं, परिवार से ही आते हैं। ऐसे में यहाँ की भी टक्कर बहुत महत्वपूर्ण होगी। और एक टिकट का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, फूलपुर दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। दीपक पटेल पूर्व सांसद के बेटे हैं और पिछली बार ये विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि बहुत सोच समझ के, बहुत ही रीथिंक करने के बाद, सभी का ख्याल रखने के बाद और जीते हुए उम्मीदवार जो हो सकते हो
उन सबको इस पूरे मामले में प्राथमिकता दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोगों की जो अनाउंसमेंट की है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी ने सभी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। यानी कि 25 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन से पहले इन टिकट की घोषणा बताती है कि बीजेपी ने होमवर्क पूरा कर लिया है। 13 नवंबर के लिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जब वोट पड़ेंगे तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने काफी मेहनत की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसको अपना विजयश्री का आशीर्वाद देती है। अमित जी, लेकिन साथ ही एक जो और बात इसमें निकलकर सामने आ रही है, क्या बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के जो नेता हैं या उनके साथ भी चर्चा करके इस लिस्ट में कुछ नाम ऐड किए हैं, या कि पूरी तरह से बीजेपी ने अपने ही कैंडिडेट्स उतारे हैं? देखिए अमित, इस पूरे मामले में एक जो लिस्ट अभी सामने आई है बीजेपी की, उसमें कटहरी में अगर आप जाएंगे तो कटहरी के लिए एकदम स्पष्ट हो जाता है कि धर्मराज निषाद ये वो कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और कटहरी को लेकर के लगातार ये कोशिश कर रहे थे संजय निषाद कि वहां उनके जो कैंडिडेट हैं उनको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन बीजेपी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जीत इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2027 के चुनाव से लेकर के, लेकिन जो सहयोगी हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, सरकार में उनका नए तरीके से समायोजन किया जाएगा। और रही बात सहयोगियों की, बाकी लोगों की, तो सबसे संवाद जारी है, न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व पे, मुख्यमंत्री के लेवल पे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी सहयोगियों से बात कर रहा है, ताकि सबसे संवाद स्थापित करके न सिर्फ इस चुनाव में जाया जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके एक मोमेंटम होता है चुनाव से ठीक पहले, 27 से पहले जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को बनाया जाए। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, ताकि सहयोगियों से बातचीत हो सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते जा सके, और जो मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव से पहले, उस मोमेंटम को हासिल किया जा सके। अमित जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि सबसे जो यहां पर इंटरेस्टिंग जो सीट है वो करहल की सीट होगी, जहां से तेज प्रताप सिंह यादव का मुकाबला सीधे बीजेपी के अनुज यादव से होगा, अनुजेश यादव से। तो आखिरकार ये जो परिवार को लेकर ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है, इसको हम राजनीतिक तौर पे और साथ ही साथ हम इलेक्शन के तौर पर कैसे देख सकते हैं? देखिए अमित, आपको थोड़ा सा पहले मैं लेके जाऊंगा, जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, डिंपल यादव मैनपुरी से उम्मीदवार थे, तो ये माना जा रहा था और इस बात की चर्चा ही बहुत ज्यादा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाह रहा था कि अपर्णा यादव वहां से अगर चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव बहुत रोचक भी होगा और मुकाबला भी जोरदार देखने को मिलेगा। हालांकि अपर्णा यादव इस बात पे थोड़ा सा बैकफुट पर आई और पीछे हट गई, लेकिन अनुजेश यादव की अगर बात किया जाए, करहल से जिनको टिकट दिया गया है, ये परिवार के ही हिस्सा हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव, उनके ये सगे बहनोई हैं, और अनुजेश यादव पिछले अगर बात किया जाए लगभग 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ सभी कार्यक्रमों में काफी एक्टिव रहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति होती है करहल में, मैनपुरी में, इटावा में, उनका एक प्रमुख चेहरा होते हैं। और अनुजेश यादव चूंकि परिवार से ही आते हैं, इसीलिए ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को वाकई में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो उसमें अनुजेश यादव का नाम सर्वप्रथम है। और इसी वजह से संगठन ने, सरकार ने और शीर्ष नेतृत्व ने अनुजेश यादव के नाम पर मुहर लगाई है। और ऐसे में ये मुहर कितनी कामयाब होती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनुजेश यादव करहल में, मैनपुरी में टक्कर देने के लिए सबसे मुफीद कैंडिडेट थे। इसी वजह से सरकार ने और संगठन ने अनुजेश यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। अमित जी, अच्छा, फूलपुर का जो आपने जिक्र किया, फूलपुर से आप बता रहे हैं कि जिनको उतारा गया है दीपक पटेल, क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने है मुस्तफा सिद्दीकी। तो फूलपुर की जो सीट है, जिसको बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी चाहती थी कि यहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनको यहां पर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट नहीं लाने दिया, तो ऐसे में ये सीट कितना अहम है, और जो मुस्तफा सिद्दीकी है वो कितने स्ट्रांग कैंडिडेट हैं बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ? अमित देखिए, बहुत दिलचस्प आपने सवाल पूछा है। फूलपुर वो सीट है जो कि दरअसल इलाहाबाद और जो कौशाम्बी की सीट है उससे मिलती जुलती, और उससे जो परिसीमन के बाद सीटें निकली थी उसका हिस्सा है फूलपुर। फूलपुर वो जगह है जहां पर इलाहाबाद से सटी हुई सीट है, और इलाहाबाद में 40 साल बाद कांग्रेस ने चुनाव जीता है, इस बार लोकसभा का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि फूलपुर पर उसका न सिर्फ दावा मजबूत हो, बल्कि चर्चा तो यहां तक भी थी कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के, वो अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। लेकिन कल की डेट में, जो कल बीत गया है, उसी में मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हो चुके हैं, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया और ये साफ कर दिया कि किसी भी लिहाज से शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है।
तो ऐसे में पीडीए की अगर बात किया जाए तो पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन दीपक पटेल की अगर बात करें, दीपक पटेल बेहतरीन नेताओं में शुमार माने जाते हैं, जमीनी नेताओं में माने जाते हैं। उनकी मां वहां से सांसद रह चुकी है फूलपुर से, और खुद दीपक पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के उस इलाके के बड़े नेताओं में आते हैं। एक बार वो विधायक भी रह चुके हैं, और पिछला जो चुनाव वो हारे थे उसमें मार्जिन बहुत कम था, मात्र 5,000 से वो चुनाव हारे थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि दीपक पटेल के नाम पर मुहर लग सकती है, और ये हम मान के चल रहे थे कि दीपक पटेल ही सबसे सशक्त कैंडिडेट होंगे फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उनके नाम पर भी मुहर लग गई है। तो ऐसे में फूलपुर का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि दीपक पटेल की अपनी खुद की भूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक इतिहास रहा है, और वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली हुई है, ऐसे में ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी अपने इस पूरे कैंडिडेट को किस तरीके से चुनाव लड़ाती है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि दीपक पटेल भी एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद के बेटे हैं। तो ऐसे में फूलपुर का चुनाव भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमित, अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी की जो मझवा से सुचिस्मिता मौर्य हैं, अब सुचिस्मिता मौर्य को उतारा गया, उनके खिलाफ ज्योति बिंद है। वो पहले भी यहां से बीजेपी के टिकट पर जीत चुकी हैं 2017 में। तो ये सीट बीजेपी के लिए क्या लग रहा है, आसान रहेगा या ज्योति बिंद जो है वो उनको टक्कर दे पाएंगी? देखिए, मझवा सीट ऐसी है मिर्जापुर की अमित, जिसके लिए ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संजय निषाद लगातार कोशिश कर रहे थे कि मझवा सीट से उनके कैंडिडेट को चुनाव में लड़ाया जाए और उनके सिंबल पे लड़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी के, न सिर्फ ये पुरानी नेता हैं बल्कि ये माना जा रहा है कि संजय निषाद जब दिल्ली में मौजूद थे तो संजय निषाद को बाकायदा कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उनकी सारी बातों को सुना गया है और उनसे बताया गया है कि फिलहाल इस बार जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी चुनाव में तो आप हमारा सहयोग कीजिए, भविष्य में सरकार में जो चेंजेस होंगे, जो समायोजन होंगे, उसमें आपके कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, न सिर्फ संजय निषाद का बल्कि चूंकि मिर्जापुर से सटी हुई सीट है ये, तो ऐसे में वहां पर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इन सबों को लगाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में मझवा की इस सीट को भी किसी भी हाल में रिटेन किया जा सके। लेकिन कठेरी सीट क्या बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ये यहां पर लगातार जीत हासिल करते हैं। 2012-17 में तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी आई, 2022 में एक बार फिर से लालजी वर्मा यहां से जीते थे। ये जो सीट है कठेरी, यहां पर धर्मराज निषाद, ये कितने बीजेपी के लिए विनेबिलिटी को लेकर चलेंगे? अमित, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कटहरी विधानसभा के लिए कि पिछला चुनाव जो लालजी वर्मा ने यहाँ पर जीता था, उनका जो मार्जिन था वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कटहरी और मिल्कीपुर, हालांकि मिल्कीपुर को लेकर के अभी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, उसको लेकर के अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन कटहरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा श्योर है कि वहां पर धर्मराज निषाद जिस तरीके से पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए कैंडिडेट के तौर पर उतरना और चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी चुनौती इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि पिछला जो मार्जिन था लालजी वर्मा का वो मात्र 5,000 का था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस 5,000 के मार्जिन को न सिर्फ वो कवर कर सकती है बल्कि कटहरी विधानसभा चुनाव जीत करके पिछड़ों का, दलितों का वो समर्थन भी हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर विशाल देखा जाए तो आपने जो सीटों के बारे में बताया, बहुत ही दिलचस्प सीटों के बारे में बताया, फूलपुर को लेकर बताया आपने, फिर करहल को लेकर बताया, बाकी कुछ और जो सीटें बची उसके लिए हम सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी रुचि कुमार के पास। रुचि, अभी तक हमारी बातचीत जो हो रही है विशाल के साथ, तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सीटों के लोग बात की, करहल में किस तरह से यादव परिवार के आमने सामने एक तरह से लड़ाई होने जा रही है, कैंडिडेट्स जो हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसी सीट्स हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा बीजेपी के लिस्ट को देखकर? देखिए, जो 9 सीट पे चुनाव होना है, इसमें 4 ही समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। एक आरएलडी ने जीती थी, उस समय आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि जो बाकी 5 सीट है उसमें उसकी बड़ी दावेदारी है। अब आप गाजियाबाद देखिए तो संजीव शर्मा ये वहाँ के उनके नेता हैं। खैर में देखिए तो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है, कुंदरकी में रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया। जो मझवा है यहाँ पे जो उम्मीदवार बनाया है सुचिस्मिता मौर्य, ये वहाँ पर विधायक भी रह चुकी हैं
और क्योंकि पहले ये गठबंधन में सीट निषाद पार्टी के पास चली गई थी, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इसी तरह से दीपक पटेल हैं फूलपुर से। फूलपुर में दीपक पटेल विधायक रह चुके हैं, इनके जो माँ हैं वो सांसद रह चुकी हैं। तो पूरी जो लिस्ट है वो ऐसा लग रहा है कि बस बहुत देर में आई है, बहुत लंबा इंतज़ार बीजेपी वालों को करना पड़ा है इस लिस्ट के लिए, और अभी भी सीसामऊ में कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। तो जो धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत तैयारी करके इन उम्मीदवारों को उतारा है, क्योंकि बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और हर हाल में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना चाहती है, जिताऊ उम्मीदवार इसमें उतारना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था वो जो एक तरह का धक्का है बीजेपी के, वो इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भर सके। तो काफ़ी तैयारियों के बाद, काफ़ी मंथन के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अच्छा, एक कुंदर की जो सीट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि मुरादाबाद की सीट है और मुरादाबाद आप जानते हैं कि इस तरह से एक मुस्लिम बहुल एक क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार वहाँ से जीत हासिल करते रही है। 2017-22 में भी उनके ही यहाँ पर कैंडिडेट जीते हैं। अब यहाँ से बीजेपी के लिए कितना आसान रहेगा इस वक्त, या फिर कह सकते हैं कितना मुश्किल रहेगा इस सीट को जीतना? देखिए, ये जो 9 सीट है, अगर आप बात करेंगे बीजेपी वालों से, तो उनका कहना है कि 9 सीट में उनके लिए 3 सीट्स मुश्किल हैं। एक तो करहल है, जहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे और जो समाजवादी पार्टी के पास 1993 से रही है। दूसरी सीट सीसामऊ है, जो 1996 से 97 के बाद बीजेपी ने जीती नहीं है आज तक। और तीसरी सीट ये कुंदर की बीजेपी वाले कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। पहले शुरू में जब जून में बीजेपी में मीटिंग्स चल रही थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि कुंदरकी में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि जब दानिश अंसारी मंत्री हो सकते हैं, मोहसिन रजा पिछली सरकार में मंत्री थे, तो मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारा जा सकता है। लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी, तो इसको मुश्किल सीट और सीसामऊ को मुश्किल सीट मान के चल रही है बीजेपी। जी।